तो दोस्तों वेलकम है आप लोग का मेरी एक और बिल्कुल न्यू वीडियो में। तो दोस्तों आज की जो वीडियो ये ना अगेंस्ट द गॉड के ऊपर होने वाली है, क्योंकि दोस्तों आज की वीडियो के अंदर मैं ना अगेंस्ट द गॉड के अंदर हमारी एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मेन फीमेल लीड के ऊपर बात करने वाला हूँ। और ये यूनची की बहुत ही ज्यादा मेन वाइफ है। यूनची के बाद ना अगर कोई पूरे के पूरे प्राइमर क्योफ को संभालता है ना यूनची की जगह, तो ये वही होती है। यानी यूनची इसके ऊपर इतना ज्यादा ट्रस्ट करता है कि अपना एक बहुत ही ज्यादा बड़ा यूनिवर्स का एम्पायर इसके हाथ में देके चला जाता है। और यूनची की ये जो वाइफ है ये ना इन सब चीजों को ना बहुत ही ज्यादा अच्छे और बिल्कुल एक्सपर्ट तरीके से ना डील भी कर लेती है। मगर अब भी बहुत ही कम लोग हैं जो ना इस बारे में जानते हैं कि असल में ये यूनची की वो वाइफ है जो ना यूनची को ना पूरे के पूरे एम्पायर और प्राइमर क्योफ को ना डील करने का तरीका भी सिखा रही है। यानी अपना एम्पायर यूनची ने किस तरीके से चलाना ये सब कुछ ना उसकी यही वाइफ अभी यूनची को सिखा रही है। इसके पीछे एक बहुत ही ज्यादा बड़ी रीजन ये है कि असल में ना ये ना यूनची से ना एज में बहुत ही ज्यादा बड़ी है। और इसके अलावा जो ना नॉर्थन रीलम है ना उसका एक बहुत ही ज्यादा बड़ा क्लैन है, ये उसको आराम से चलाती थी। और प्राइमर क्योफ का जो नॉर्थन रीलम है ना उसमें ना जो 4 पावरफुल क्लैन है ना इसका क्लैन उनमें से एक ही था। तो दोस्तों अभी इस बात से पता चल ही चुका होगा बहुत से लोगों को जिन लोगों ने अगेंस्ट द गॉड का नॉवल पढ़ा हुआ है ये आखिरकार है कौन। तो दोस्तों ये और कोई नहीं बल्कि डीमन क्वीन है, जिसको हम लोग ने डेविल एम्प्रेस के नाम से भी जानते हैं। और इसका जो रियल नेम है वो है चीवू याओ। तो दोस्तों शुरुआत में तो जो यूनची है वो इस पे जरा भी ट्रस्ट नहीं करता था जब यूनची पहली बार इससे मिला था। लेकिन जब ना हल्का हल्का करके यूनची को पता लगता है ये यूनची से प्यार करती है और फिर यूनची और इसके बीच में शादी हो जाती है, फिर उसके बाद से जाके जो यूनची होता है वो इस पे बहुत ही ज्यादा ट्रस्ट करने भी लग जाता है। अगर हम लोग ना अभी के नॉवल के हिसाब से देखें ना जो प्राइमर क्योफ की एक बहुत ही ज्यादा बड़ी आर्मी है जिसको यूनची लीड करता है। यूनची के बाद ना इस टाइम ना वो लीड करिए, क्योंकि इस टाइम ना जो यूनची है वो ना अबीस ऑफ नथिंगनेस में है। और ऊपर प्राइमर क्योफ के अंदर जो कुछ भी हो रहा है ना वो सब कुछ ना यही चीवू याओ ही संभाल रही है। तो दोस्तों इस चीज से आप लोग को पता चल ही जाता है कि ना जो यूनची है उसकी नजर में चीवू याओ की कितनी ज्यादा वैल्यू है और उसका जो स्टेटस है कितना ज्यादा हाई है। यहाँ तक कि यूनची की जो बाकी जितनी भी जो फैमिली हो गई और जितनी भी जो यूनची की जो वाइफ हो गई ना और इसके अलावा यूनची की जो बेटी हो गई, इन सब की जो सिक्योरिटी है ये भी इस टाइम में चीवू याओ के हाथ में ही है। और मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि जो यूनची है वो अपनी बेटी से कितना ज्यादा प्यार करता है। अगर हम लोग चीवू याओ की रियल एज के ऊपर बात करें तो दोस्तों इसकी जो रियल एज है वो ना 10,000 साल से भी ज्यादा है। और जब इसकी यूनची के साथ शादी हुई थी ना तो उस वक्त ना यूनची की जो एज है वो ना 30 ईयर थी। और अगर इस टाइम ना हम लोग ना प्राइमर क्योफ के हिसाब से बात करें तो इस टाइम ना यूनची के बाद ना प्राइमर क्योफ में ना यूनची की जो सबसे बड़ा पावरफुल वाइफ है वो यही चीवू याओ ही है। अगर हम लोग ना चीवू याओ की पर्सनैलिटी के ऊपर बात करें तो दोस्तों ये बिल्कुल क्या नहीं यंगर की तरह ही है। ये हर आदमी को ना बिल्कुल फारिग समझती है और ये नहीं समझती कि कोई आदमी इस काबिल भी है कि उसके सामने भी खड़ा हो सके सिवाय यूनची के। अगर इसके पावर लेवल की बात करें तो दोस्तों इसका जो पावर लेवल है वो ना डिवाइन मास्टर रीलम लेवल 10 के ऊपर है। मगर फिर भी ये ड्रैगन एम्परर से ना वीक है, क्योंकि जो ड्रैगन एम्परर है ना उसका जो पावर लेवल था वो ना डिवाइन मास्टर रीलम लेवल 10 की पीक पर था। और मैं आप लोगों को एक बात बताना तो भूल गया, असल में ना इसका जो स्टेटस है वो कोई नॉर्मल भी नहीं है। यहाँ तक कि यूनची की जितनी भी जो वाइफ्स है ना उसके अंदर इसका जो स्टेटस है वो बहुत ही ज्यादा हाई है। मैं यहाँ पर प्यार के बारे में बात नहीं कर रहा, क्योंकि यूनची ने कई दफा कहा है कि मैं अपनी सारी वाइफ से बराबर प्यार करता हूँ। लेकिन अगर स्टेटस की बात करें तो इसका जो स्टेटस है वो है फर्स्ट ग्रेट एम्प्रेस वाइफ। और इसी स्टेटस की वजह से ना यूनची के जाने के बाद ना ये ना पूरे के पूरे प्राइमर क्योफ को ना पीछे से रूल भी कर सकती है आराम से। अब मैं आप लोग को ये बताता हूँ कि पहली बार ना आखिरकार ना जो चीवू याओ है यानी जो डीमन एम्प्रेस वाइफ है ये यूनची से कब मिलती है। तो दोस्तों असल में ना ये ना मूव वाइन की जो बॉडी है ना उसके अंदर भी कंट्रोल रखती थी अपना। यानी जो मूव वाइन है ना उसकी जो बॉडी है ना उसपे ना जो चीवू याओ है इसका भी कंट्रोल था। क्योंकि जो ना चीवू याओ थी उसने एक दफा ना मूव वाइन को पकड़ के ना एक वॉर के अंदर अपना जो क्लैन है उसके अंदर ले जाती है और वहां पे जाके ना उसकी बॉडी के अंदर अपनी स्पीड का एक पार्ट डाल देती है। ये फिर ना जो मूव वाइन की जो बॉडी है ना उसको 10% ना ये भी कंट्रोल कर सकती है। यानी कभी कभार ना जो मूव वाइन है ना उसके अंदर फिर जो चीवू याओ होती है वो आ जाती है और वो जो बॉडी है ना वो ना असल में चीवू याओ ही कंट्रोल कर रही होती है, मूव वाइन नहीं कर रही होती। अगर आप लोग को इनकी पहचान करनी है ना कि आप इनकी कैसे पहचान करोगे कि चीवू याओ कौन है और इसके अलावा मूव वाइन कौन है, तो जो मूव वाइन है ये हमेशा बहुत ही ज्यादा कोल्ड रहती है, इसका बिहेवियर ही ऐसा है। लेकिन जो चीवू याओ है ना इसका जो बिहेवियर है बिल्कुल 90 डिग्री चेंज है। ये जब भी यूनची से बात करती है बहुत ही ज्यादा प्यार से बात करती है और हमेशा यूनची के साथ फ्लर्ट भी करती रहती है मूव वाइन की बॉडी के अंदर ही। इस वजह से ना जो यूनची है ये अक्सर बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज रहता है कि असल में ना कभी कभार उसके टीचर को हो क्या जाता है, अचानक फिर उसकी फादर थोड़ा बहुत ना फ्लर्ट करने लग जाती है। असल में ना उस वक्त ना जो चीवू याओ होती है वो मूव वाइन की बॉडी पे कंट्रोल करी खड़ी होती है और उसी एक ना जब ना जो मूव वाइन की बॉडी के अंदर ही जो चीवू याओ होती है उसको ना हल्का करके यूनची से प्यार होने लग जाता है और ऐसे करके ना जो मूव वाइन है उसको भी हल्का करके यूनची के साथ प्यार हो जाता है। यानी दोनों को ना एक ही साथ हो जाता है, एक बॉडी के अंदर दो पर्सनैलिटीज रह रही होती हैं। लेकिन जब यूनची ना गॉड रिलम के सारे कमीने लोगों से बच के ना सीधा नॉर्थन रिलम में भाग जाता है ना तब वहां पर उसकी जो मुलाकात होती है वो ना चीवू याओ से होती है। उस वक्त यूनची को नहीं पता होता चीवू याओ कौन है, लेकिन जो चीवू याओ होती है वो वाइफ से बात है यूनची को बहुत ही अच्छे तरीके से जानती है बिल्कुल शुरू से, क्योंकि वाइफ से बात है जब वो मूव वाइन की बॉडी में कंट्रोल करती थी ना तब वो हर वक्त ना यूनची के आस पास ही होती थी। इस वजह से ना वो ना शुरू से यूनची को जानती है, मगर जो यूनची होता है वो उसको नहीं जानता। जब हल्का
करके जो चीबुया होती है वो युनची के प्यार में गिर चुकी होती है ना, और वो ना युनची को सच्चाई भी बता देती है। तब इसके बाद ना जो ना चीबुया होती है उससे ना युनची बहुत ही ज्यादा नाराज हो जाता है, क्योंकि युनची को गुस्सा आ जाता है कि इतने सालों से ना जो ना चीबुया हुआ है वो ना मूव ऑन की जो बॉडी है उससे बगैर पूछे यूज करती थी और कंट्रोल करती थी। जिस वजह से जो युनची होता है वो ना चीबुया से नाराज होकर वहां से चला जाता है। लेकिन फिर इनके बीच में जाहिर सी बात है सुलह सफाई हो ही जाती है आखिरकार। जो युनची होता है उसका जो पहला स्टेप होता है वो पूरे के पूरा जो नॉर्थन रीला मैंने इसको अपने कंट्रोल में लेना, और जो युनची होता है वो ना हल्का हल्का कि पूरे नॉर्थन रीलम को अपने कंट्रोल में ले भी लेता है, और युनची वहां का ना अकेला किंग बन जाता है, यानी अकेला एम्पर वहां का बन जाता है। वरना पूरे के पूरे नॉर्थन रीलम में 4 पावरफुल क्लैन रूल कर रहे थे। युनची अब उनको हटा के खुद अकेला एम्पर बन जाता है वहां का, और जिस दिन युनची एम्पर बन रहा होता है नॉर्थन रीलम का, उसी दिन ना जो चीबुया होती है उसकी और युनची की शादी भी हो रही होती है। और जो चीबुया होती है वो भी नॉर्थन रीलम की ना इकलौती एम्प्रेस बन जाती है, क्योंकि युनची को ना नॉर्थन रीलम को ना यूनाइट रखने के लिए ना और नॉर्थन रीलम के लोगों को ये दिखाने के लिए कि मैं उनके साथ हूँ, चीबुया से शादी करनी पड़ती है। और इस तरफ है शुरुआत में तो जो युनची की जो शादी होती है वो ना एक ना पॉलिटिकल तौर पे होती है, लेकिन उस वक्त ना जो चीबुया होती है वो युनची से ना सच में प्यार करती है, मगर उस वक्त युनची नहीं करता था। मगर आगे चल के जो युनची होता है वो भी उससे प्यार करने लग जाता है, और इसके बाद से जो युनची होता है वो नॉर्थन रीलम में अपनी एक बहुत बड़ी डीमंस की आर्मी बनाता है, जिसके साथ मिलकर जो युनची होता है वो ना हल्का करके पूरे प्राइमर के उसके ऊपर चढ़ाई करता है, और एक एक करके ना उनके जितने जो पावरफुल क्लैन होते हैं उनको खत्म करता जाता है, और बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता जाता है। और एंड में जाके पूरे पूरे प्राइमर के को ना इकट्ठा करके ना अकेला इकलौता पूरे प्राइमर के का एम्पर बन जाता है। यहाँ तक कि जब गॉड आर्क चल रहा था ना, गॉड आर्क के अंदर भी ऐसा एक भी गॉड नहीं था, यहाँ तक कि खुद क्रिएशन गॉड भी ऐसा नहीं था, जिसको हम लोग हीरोटिक गॉड के नाम से भी जानते हैं। वो भी पूरे के पूरे प्राइमर के को ना इकट्ठा नहीं कर पाया था, डीमंस ह्यूमंस और सारी रेसिस को ना इकट्ठा नहीं कर पाया था। सिर्फ युनची वाहिद है जो पूरे के पूरे प्राइमर के को ना इकट्ठा कर पाया और इकलौता गॉड एम्पर बन पाया, वरना ऐसा कोई भी नहीं था उससे पहले सिवाय एनसिस्टर क्रिएशन गॉड के, क्योंकि जाहिर सी बात है उसने सबको क्रिएट किया है। तो दोस्तों यहाँ तक मैंने आपको ये तो थोड़े बहुत शॉर्ट फॉर्म में बता दें कि युनची चीबुया के साथ मिलता कैसे है और उसके साथ शादी कैसे करता है, और हल्का करके पूरे प्राइमर के को ना इकट्ठा कैसे करता है, यानी पूरे प्राइमर के को अपने कंट्रोल में कैसे लाता है। लेकिन मैं एक बात यहाँ पे आप लोग को पहले बता दूं, और ये बात हम लोग को नोवेल के अंदर भी क्लियर कर दी गई है, युनची ने पूरे के पूरे प्राइमर के को ना इकट्ठा करने के लिए और अपने कंट्रोल में लेने के लिए ना कोई प्यार से काम नहीं लिया, और ना ही बिल्कुल शरीफों की तरह काम किया या फिर अलायंस बुला के किया, ऐसा कुछ भी नहीं किया। युनची ने पूरा का पूरा जो युनची का जो रास्ता है ना ये खून के रास्ते पे चला है, और युनची ने हर एक क्लैन को डिस्ट्रॉय किया जो बहुत ज्यादा पावरफुल था, और ऐसे करके जबरदस्ती पूरे प्राइमर के को अपने कंट्रोल में लिया है। और जाहिर सी बात है युनची के पास में ये सब कुछ करने की पावर भी थी, इस वजह से युनची आराम से कर पाया इन सबको, और इसी वजह से ना युनची को ना प्राइमर के ना एक रियल एम्परर भी माना जाता है, क्योंकि जो युनची है उसने पूरे के पूरे प्राइमर के को अपने बलबूते पर अपनी पावर से ही काबू में किया है, किसी के साथ अलायंस बना के नहीं किया और ना ही किसी के साथ मिलकर अटैक किया, सब युनची ने खुद अपने बलबूते पे किया है। लेकिन अब इसका आप लोग मतलब ये ना समझ लेना, अगर कुछ जो लोग है ना वो ना युनची की बात मानने को तैयार हो जाते हैं, तो जो युनची है जरूरी नहीं है कि उनको फिर भी मार देता है, ऐसा युनची नहीं करता। जो युनची की बात मानने को तैयार हो जाता है युनची उसको छोड़ देता है, और इसी वजह से जो युनची है उसकी ना कई सारी जो वाइफ्स है वो इसी तरीके से ही आई है युनची के पास। और जो चीबुया है ये युनची की वाहिद वाइफ है जिसने युनची को और शादियां करने से रोका नहीं है, बल्कि फिर युनची की खुद जबरदस्ती कई शादियां और करवाई है। एग्जाम्पल के तौर पे ना ब्लू ड्रैगन एम्प्रेस जिसका नाम है क्यान क्यू, तो दोस्तों असल में ना ये ना ड्रैगन रिलम की रहने वाली है, और वहाँ पे ना एक पावरफुल क्लैन है उसकी रूलर भी है, मगर वहाँ पे जब युनची अटैक करता है पूरे के पूरे ड्रैगन रिलम को डिस्ट्रॉय करके रख देता है, और उस वक्त ना वहाँ पर जो युनची होता है वो इसके क्लैन को भी डिस्ट्रॉय करने वाला होता है। मगर यहाँ पर ना जो चीबुया होती है वो ना इन लोगों को मना के ना युनची को कहते हैं कि वो ना इसके साथ ना शादी करे, और फिर जो युनची होता है वो पहले तो नहीं मानता, मगर एंड में ना युनची इसके साथ शादी कर लेते हैं ब्लू ड्रैगन एम्प्रेस के साथ। और इसके बाद ना जो युनची होता है वो ना पूरे के पूरा ना जो ड्रैगन रिलम है उसके ऊपर ना ये जो ब्लू ड्रैगन एम्प्रेस है ना इसको रूलर बना के वहीं पे बिठा देता है, ताकि वो जो युनची का पूरा इलाका है ना ड्रैगन रिलम का उसको ना यही ब्लू ड्रैगन एम्प्रेस ही रूल करे। और जाहिर सी बात है ब्लू ड्रैगन एम्प्रेस युनची की वाइफ होती है, तो अब जाहिर सी बात है वो युनची के साथ ही होगी। और इसी तरीके से जो युनची होता है वो ना कई पॉलिटिकल तौर पे शादियां करता जाता है, जिसके बाद ना एक के बाद युनची की जो एक वाइफ होती है ना वो ना कहीं पे ना एक ना पावरफुल क्वीन बन जाती है, क्योंकि जो युनची होता है उस पूरे इलाके को कंट्रोल में रखने के लिए ना वहाँ पे अपनी एक वाइफ को ही बिठाता है ज्यादातर। वैसे तो जो युनची होता है वो ना ब्लू ड्रैगन एम्प्रेस से शुरुआत में जरा भी प्यार नहीं करता था, और उसकी जो शादी होती है वो ना पॉलिटिकल तौर पे ही होती है, और जो ब्लू ड्रैगन एम्प्रेस होती है वो भी युनची से जरा भी प्यार नहीं करती थी। लेकिन हल्का करके ना जब इन लोगों के बीच में हल्का हल्का बॉन्ड बनता जाता है ना, और एक जगह ना ब्लू ड्रैगन एम्प्रेस अपनी जान को खतरे में डाल के युनची को बचाती है, तब वहां पर जो युनची होता है उसको हल्का करके ब्लू ड्रैगन एम्प्रेस से प्यार होने लग जाता है। इसके साथ साथ ना जो ना चीबुया होती है वो ना युनची की एक और शादी ना एक और जगह भी करवाती है, जहाँ पर एक जो लड़की होती है उसका नाम होता है कैन चू हुई, और ये जो लड़की होती है ये ना साउथर्न रिडम से होती है। वहां पर ना इसका जो क्लैन होता है वो एक पावरफुल क्लैन होता है, और उस क्लैन के ऊपर ना इसका जो भाई होता है वो रूल करता है, और इसका जो भाई होता है वो अपनी बहन से बहुत ही ज्यादा प्यार करता है, और वो नहीं चाहता था कभी भी उसकी बहन के साथ ना कुछ हो।
लेकिन इसका जो भाई होता है वो एक नंबर वाला कमीना इंसान भी होता है, क्योंकि वो किसी का भी फकरा नहीं होता, वो जिसको चाहे मर्जी धोखा दे देता है, लेकिन अपनी बहन के साथ ना बिल्कुल लॉयल होता है। वो कभी भी चाहता था उसकी बहन को कुछ हो, और उसकी जो बहन होती है वो हमेशा बीमार भी रहती है। और वहीं पर ना जो चीवू या होती है उसको अच्छे से पता होता है कि ये जो कमीना लालची बंदा है इसको काबू में करने के लिए युंची को जरूरी है कि वो ना इसकी बहन के साथ शादी कर ले। फिर इसके बाद जाके ना ये जो कमीना होगा ये ना कभी भी युंची को धोखा देने के बारे में सोचेगा भी नहीं, और जो युंची होता है वो भी यही करता है। फिर जो युंची होता है वो ना कैंग शू हुई फिर शादी कर लेता है, मगर शादी से पहले ना ये बहुत ही ज्यादा बीमार होती है, यहाँ तक कि इसकी हालत इतनी ज्यादा खराब होती है सही से खड़ी भी नहीं हो पाती थी। लेकिन जब युंची से शादी कर लेता है तो जो युंची होता है वो ना इसको हल्का करके पूरे तरीके से हील कर देता है, और इसका जो भाई होता है वो कुछ बोल भी नहीं पाता, क्योंकि जो उसका क्लैन होता है वो ना युंची के सामने हार चुका होता है फाइट। इस वजह से वही मजबूर और अपनी बहन की ना शादी ना युंची के साथ करवा ही देता है। और जो युंची होता है जब वो कैंग शू ही को ना पूरे तरीके से हील कर देता है ना शादी के बाद, तब जो युंची होता है वो ना इसी का ही जो क्लैन होता है ना इसको वहां पे रूलर बना देता है, ताकि जो युंची है ना वो ना साउथ रियलम को भी अपने काबू में रख सके। तो दोस्तों इस वजह से मैं कहता था कि जो चीवू जो है ना जो डीमन एम्प्रेस है ये वाकई में डीमन एम्प्रेस कहने के काबिल है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा अक्लमंद होती है। ये युंची से बहुत से ऐसे फैसले करवाती है पॉलिटिकल तौर पे, ताकि जो युंची है उसका जो एम्पायर है ना वो हमेशा मजबूत रहे, और जो युंची उसको कभी कोई चैलेंज ना कर पाए, और ना ही कहीं पे ना बगावत उठ पाए। वैसे तो कोई अगर युंची चैलेंज करेगा ना तब वो पक्का मर जाएगा, लेकिन फिर भी ना जो चीवू या होती है वो चाहती है कभी बगावत तक ना उठ पाए। इस वजह से जो युंची होता है उसको बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर देती है चीवू यो, यानी बिल्कुल पॉलिटिकल तौर पे युंची बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। यहाँ तक कि जो डीमन रिलम होता है ना उसके अंदर से जो चीवू या होती है वो तो युंची से शादी कर लेते हैं और ग्रेट एम्प्रेस भी बन जाती है, लेकिन जो चीवू या होती है वो ये आगे की भी सोच के रखती है कहीं डीमन रिलम से ना फिर से ना कोई बगावत ना उठे युंची के खिलाफ, क्योंकि जो डीमन रिलम होता है ये एक बहुत ही ज्यादा बड़ा रिलम होता है, और वहाँ फिर युंची की सिर्फ एक ही वाइफ होती है, बाकी की रिलम फिर युंची की 3 4 या 5 वाइफ होती है। इस वजह से जो चीवू या होती है वो ना अपने टोटल 9 स्टूडेंट्स की ना जो शादी है वो भी युंची से करवाती है। और दोस्तों याद रखना ये जो 9 लड़कियां ना ये ना असल में चीवू या की ना स्टूडेंट होती हैं, मगर इसका ये मतलब नहीं है ये सब ना युंची से ना एज में बहुत ही ज्यादा छोटी होती है। इनमें फिर जो छोटी लड़की होती है ना उसकी भी एज युंची से ना टोटल 1000 साल पैदा होती है। और जब ये जो 9 स्टूडेंट होती है चीवू या की जब ये युंची की वाइफ बन जाती है, तो जो ना चीवू या होती है वो ना इनको ना डीमन रिलम पे ना एक ना पूरे के पूरे प्रोविंस की ना एक ना लीडर बना देती है, यानी एक बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी इंपायर्स की ना लीडर्स बना देती है, और इनको एम्प्रेस वहां पे बना देती है, ताकि ना वहां से भी कोई ना युंची के खिलाफ ना बगावत ना उठे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये सारी जो लड़कियां होती है ये ना युंची से बहुत ही ज्यादा दूर दूर रहती है। असल में ना युंची ना एक बहुत ही ज्यादा बड़ा उड़ता हुआ महल बनाता है, और वो महल ऐसा होता है कि वो ना आसमानों पे उड़ रहा होता है और वो कहीं पे भी जा सकते उड़ के, और युंची की सारी वाइफ्स हो गई ना वो सब उसी महल के अंदर ही रहती है। और युंची वहां पे एक टेलीपोर्टेशन मशीन भी बना देता है, जिसकी वजह से ना ये लोग ना जल्द से जल्द उसी टेलीपोर्ट होकर सीधा अपने एम्पायर के अंदर भी पहुंच जाती है, क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले भी कहा है प्राइमर की कोई छोटी मोटी जगह नहीं है, बल्कि ये पूरे के पूरे यूनिवर्स से भी ज्यादा बड़ा है। इस वजह से जो युंची होता है उसने ना ऐसी कई सारी टेलीपोर्टेशन मशीन्स बनाई हुई होती हैं। अभी तो बी फॉर नथिंगनेस के बारे में तो मैंने आप लोग कुछ बताया नहीं, अब बी फॉर नथिंगनेस प्राइमर के उससे भी 10 गुना ज्यादा बड़ा है। तो दोस्तों इस चीज से आप लोगों को चल ही जाता है कि जो चीवू या होगा कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट वाइफ है युंची की, यहाँ तक कि युंची की स्ट्रेटेजी तौर पर बहुत ही ज्यादा हेल्प करती है, और इसके अलावा युंची की लवर भी है, युंची की वाइफ भी है, और ग्रेट एम्प्रेस भी यही है। तो इस तरफ ना कुछ लोग मुझे कमेंट करके कहते हैं कि यार नहीं डीमन एम्प्रेस की इतनी ज्यादा वैल्यू नहीं हो सकती, वैक्यूम की ज्यादा है, इसकी ज्यादा है, और वाइफ्स की ज्यादा है। नहीं दोस्तों उनकी वाइफ की वैल्यू भी बहुत ही ज्यादा है, यानी जो युंची है ना वो प्यार इन सबसे बराबर में करता है, मगर मैं एक स्टेटस के तौर पे बोल रहा हूँ, यानी जो एम्पायर को चलाता है ज्यादातर, और जिसको हम लोग ना युंची का लेफ्ट हैंड भी बोल सकते हैं, वो ना सिर्फ इस टाइम में चीवू याओई है, क्योंकि उनको पॉलिटिक्स के अंदर ना कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। वो सारी तो आपस में रेसों में लगी हुई है कि किसके बच्चे ना युंची के साथ ज्यादा होते हैं, और वो सब लोग ना बस युंची के बच्चे पैदा करने में ही लगी हुई है इस टाइम। लेकिन सबकी किस्मत इतनी ज्यादा बुरी है कि अब तक ने युंची की सिर्फ 2 ही बेटियां हैं, और कोई भी युंची के बच्चे पैदा नहीं हुए। शायद जो युंची है वो जब अभी थिंगने से वापस आए तो हम लोग को युंची को और बच्चे देखने को मिले। वैसे तो जो डीमन एम्प्रेस है उसने बहुत ही ज्यादा ट्राई किया था, यानी चीवू याओ ने बहुत ही ज्यादा ना बच्चे पैदा करने का ट्राई किया था, मगर ना उस वक्त में जो युंची है ना ये ना बार बार ना ट्रेनिंग के लिए भाग जाता था, या फिर ना किसी काम में उलझा होता था। जैसे कि अब जो युंची है वो ना बीफ ऑफ नथिंगनेस के अंदर चला गया है, इस तरफ ना उस बेचारे के पास मौका ही नहीं आ पाता कभी सही से। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर ना मैंने युंची की जो डीमन एम्प्रेस वाइफ है ना इसकी सारी डिटेल आप लोग को दे दी। अगर आप लोगों को ना किसी और बारे में डिटेल चाहिए या फिर किसी और दोनों से रिलेटेड डिटेल चाहिए तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, क्योंकि ये जो बात है ये भी एक भाई ने कमेंट करके ही मुझसे इसका कहा था और इस टॉपिक पे वीडियो बनाने का था। इस वजह से मैंने इसके ऊपर ही बनाई है। इस वजह से जब आप लोग कमेंट करते हो ना मैं उस टॉपिक को ना एक दफा ध्यान में रख लेता हूँ और बाद में उसके ऊपर वीडियो जरूर बनाता हूँ। लेकिन दोस्तों अगर आप लोगों ने निंग रोंग बिंग और टैंग सैंग के बीच में जानना है ना किसकी पोजीशन ज्यादा
स्ट्रॉन्ग है और कौन ज्यादा पावरफुल है, तो आप लोग ना मेरी उस टॉपिक के ऊपर वीडियो देख सकते हो और वो वीडियो भी आप लोग को इसी वीडियो के स्क्रीन में मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप लोग ना अगेन ऑफ द गॉड के मांगा की एक्सप्लेनेशन सुनना चाहते हो तो उसको मैं सारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ बिल्कुल स्टार्ट से लेकर एंड तक। और इस टाइम ना जाहिर सी बात है मांगा की स्टोरी नोवेल से कई गुना आगे चल गया है और इसके अलावा ना उसका जो मांगा है वो ना नोवेल से कई गुना ज्यादा मिलता जुलता भी है। इस वजह से मैंने अगेन ऑफ द गॉड का मांगा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। उसकी जो लिंक है ना वो आप लोग को इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्योंकि दोस्तों मेरा जो थर्ड चैनल है उसके ऊपर मैं इस मांगा को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। वहाँ पे ना मैं बहुत से और मांगा एक्सप्लेन करता रहता हूँ। मेरे थर्ड चैनल का लिंक आप लोग को इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ आप लोगों से बिल्कुल एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना अच्छे से ख्याल रखना।